CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल, और भूगोल में आज का पाठ है 7वां पाठ, मानवीय अधिवास भाग 2 यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स पार्ट 2 देखने वाले। तो बच्चों, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, मानवीय अधिवास भाग 1। आज हम पढ़ेंगे मानवीय अधिवास भाग 2 ह्यूमन सेटलमेंट्स पार्ट 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे मानवीय अधिवास भाग 2 में भारत और ब्राज़ील के बारे में, नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो बच्चों, आपको थोड़ा हम याद दिलाएं, पार्ट 1 में मानवीय अधिवास में हमने देखा था, भारत में अधिवासों के प्रतिरूपों के संदर्भ में हमने देखा था। इस बच्चों, हमने भारत और ब्राज़ील के संदर्भ में थोड़ा सा अध्ययन किया हुआ है। इस अगर बच्चों हम बात करें तो हमने देखा था कि किस तरह से ब्राज़ील में अधिवासों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की। बच्चों, हमने ब्राज़ील के संदर्भ में देखा था, हमने साओ पालो शहर की जो स्थिति थी उसके संदर्भ में देखा था, यानी केंद्रीय बस्ती स्वरूप के संदर्भ में हमने देखा था। अमेज़न नदी की निचली भूमि के संदर्भ में देखा था कि वहाँ किस प्रकार की बस्ती यानी वहाँ किस प्रकार के अधिवास है, और भारत के संदर्भ में भी हमने बच्चों थोड़ी चर्चा की थी। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और भारत में नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन इन इंडिया यहाँ से हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो बच्चों, आज हम इस अगर पार्ट 2 की बात करें तो इसमें आप समझ पाएंगे भारत में नगरीकरण की जो बात कर रहे हैं, इसमें भारत में नगरीकरण के संदर्भ में आप देखेंगे। इसके साथ ही ब्राज़ील में भी हम देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन, जैसा कि बच्चों भारत और ब्राज़ील का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आप अध्ययन कर रहे हैं इस वर्ष की अगर बात करें, यानी कक्षा 10वीं में। तो कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इस पर नगरीकरण का स्तर निश्चित किया जाता है। तो बच्चों, हम आपको याद दिलाएं, इसके पहले पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या वाले हिस्से में आपने पढ़ा हुआ है। वहाँ से इस चित्र को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक आड़ा खाड़ा आप फिर रिवाइज कर सकें। जब जनसंख्या की बात होती है तो अपने दिमाग में आप जरूर रखिए कि जनसंख्या का संकेंद्रण भारत में कहाँ पे अधिक है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या का संकेंद्रण जहाँ आपको अधिक दिखाई दे रहा है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी आप देख सकते हैं, ये सब आपको याद दिलाएं। जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे अधिक है वो आप देख पा रहे हैं, और जनसंख्या कहाँ कम है वो भी आपको ध्यान रखना है। यस, तो अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और बात करेंगे। भारत में नगरीकरण की हम बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं। आइए आपके सामने बच्चों एक आलेख आपको दिखाई दे रहा है। इस भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति, तो जरा ध्यान से देखने का समझने का प्रयास करना है, राइट। आप देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011, राइट। भारत में नगरीकरण जो शीर्षक है आप ध्यान से देख लीजिए, नगरीकरण की प्रवृत्ति। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, ये 0 से देख सकते हैं यहाँ पर 35% तक दिया हुआ है यहाँ नगरीकरण, राइट। तो इस तरह से बच्चों अगर आलेख की बात करें तो आलेख को आपको ध्यान से समझना होता है, यस, और इस पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है, यस। तो चलिए ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, यस। तो अगर ध्यान से देखिए तो सन 1961 में
नगरीकरण कितना था, ये आपको इस आलेख के द्वारा देख करके, इस जो आकृति आपके सामने दी गई है तो यहाँ पर आपको देखना है। तो आप देखिए 1961 में पूछा नगरीकरण कितना था, राइट। ये जो आंकड़े हैं बच्चों, ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत, आप शीर्षक देख सकते हैं नगरीकरण की प्रवृत्ति। अब 1961 में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 18 लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ, राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये 18 क्या है, 18। इसकी जो इकाई है वो जरूर लिखना है। कभी कभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से उनके उतर जाता है और भूल कर बैठते हैं, तो अगर आप केवल 18 लिख देंगे तो आपका बच्चों उत्तर अधूरा माना जाएगा, आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 18 क्या है, प्रतिशत, ये क्या है, प्रतिशत, परसेंटेज। तो आपको ध्यान रखना है 1961 में 18% आपको लिखना है। पूछा जा रहा है अगला प्रश्न है, किस दशक में नगरीकरण सर्वाधिक था। तो बच्चों आप देखिए कि किस दशक की अगर बात करें, दशक का मतलब 10 वर्ष होता है, जैसे 61 से 71 की अगर बात करें, ये से 81 से 91 या 2001 से 2011। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूछ रहा है कि किस दशक में नगरीकरण सर्वाधिक था। तो आप देख सकते हैं 2001 से 2011, ये दशक जो है, इन 10 वर्षों में नगरीकरण सर्वाधिक था। इस तरह से आपको लिखना है इसमें उत्तर 2001 से 2011 का दशक, ठीक है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। इसमें एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो रेखालेख दिया हुआ है, इसकी प्रवृत्ति को देखते हुए भारत में होने वाले नगरीकरण के विषय में आप कौन से निष्कर्षों पर पहुंचेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं ये आपको जो डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये भारत में नगरीकरण किस तरह से बढ़ रहा है, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर 2011 के डेटा के अनुसार भी देखें तो आपको भारत में जो नगरीकरण का प्रतिशत है 31.2 यानी 31.2% है, राइट। जो कि अगर आप देखेंगे तो अगर हम बात करें तमाम विकसित देशों के संदर्भ की बात करें तो बच्चों ये प्रतिशत काफ़ी कम आपको दिखाई देगा। अभी हम ब्राज़ील के संदर्भ में भी देखेंगे तुलनात्मक रूप में, तो वहाँ समझ पाएंगे। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अगर अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात करें, भारत में नगरीकरण की बात करें, तो चलिए यहाँ पर एक प्रश्न और ले लेते हैं। किस दशक में नगरीकरण में वृद्धि बहुत कम थी। अगर आप देखें तो किस दशक में नगरीकरण में वृद्धि बहुत कम थी, दशक की बात कर रहा है। तो आप ध्यान से देखें तो 1961 से 1971 के बीच में आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि वृद्धि की बात पूछी जा रही है, ये वृद्धि बहुत कम थी। तो इस तरह से जो आपका उत्तर होगा 1961 से 1971, ये दशक आपको बताना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और हमने कहा कि अगर रेखालेख की प्रवृत्ति को देखते हुए भारत में होने वाले नगरीकरण के विषय में आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि नगरीकरण जो है भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीकरण की गति कम है। इस तुलनात्मक रूप में हम जब ब्राज़ील को देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण 31.2% यानी 31.2% था। विकसित देशों की तुलना में ये बहुत कम है। इस बच्चों अगर अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, नगरीकरण की बात कर रहे हैं, तो विकसित देशों की तुलना में भारत में जो नगरीकरण है वह प्रतिशत काफ़ी कम है। ये ध्यान रखना है। इस जनसंख्या आपको अपने दिमाग में जरूर रखनी है। हम आपको बार बार इस जनसंख्या, भारत में जनसंख्या का जो संकेंद्रण है किस तरह से है, उसका घनत्व किस तरह से है, ये हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत में जनसंख्या कहाँ अधिक है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम समझे कि भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। एक तालिका दी गई, एक टेबल को जरा आप ध्यान से देखिए तो आप समझ पाएंगे। इस तालिका में आप देखिए कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। जैसे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 0 से 20% जो है हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा में जहाँ है। 21% से 40% के बीच में मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड,
इस तरह के जो राज्य हैं, इन राज्यों की बात करेंगे। 41 से 60% के बीच में गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम में है। और 61 से 80% का जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो गोवा, पुदुचेरी, दमन दीव और लक्षद्वीप में है। और 81 से 100% के बीच में जो है चंडीगढ़ और एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो बच्चों अगर देखा जाए, यस, अगर हम राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य दिखाई दे रहा है। इस राज्य में करीब 62% जनसंख्या नगरों में रहती है। दिल्ली में नगरीकरण, यस, दिल्ली में नगरीकरण बच्चों ये 80%, ध्यान रखें, दिल्ली में नगरीकरण 80%, ध्यान रखना है बच्चों। अगर दिल्ली की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, दिल्ली में विधानसभा भी है, लेकिन दिल्ली एक पूर्ण राज्य के रूप में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं इस नगरीकरण के संदर्भ में देख रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की भी जनसंख्या आप इस पाठ 6 में विस्तार से इसे आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करें। जब जनसंख्या की बात करते हैं ब्राज़ील में, तुलनात्मक अध्ययन भारत और ब्राज़ील का करना है, राइट, ध्यान रखिए। तो जनसंख्या का संकेंद्रण आप देखिए ब्राज़ील में आपको यहाँ पर आपको अधिक दिखाई देगा। यस, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यानी दक्षिण का हिस्सा और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ब्राज़ील में जनसंख्या का संकेंद्रण आपको यहाँ पर अधिक दिखाई देगा। ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी जनसंख्या आपको अधिक दिखाई दे रही है। ये हिस्सा जनसंख्या का अधिक आपको दिखाई दे रहा है। ये अगर घनत्व के दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा है साओ पाउलो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे घनी आबादी है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भी आप जनसंख्या अधिक देख सकते हैं। यस, तो बच्चों या डॉट मेथड और इस मेथड को ध्यान से आपको ये समझ करके रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यस, यहाँ पर हम आपको अब नगरीय जनसंख्या, इसके पहले आप जनसंख्या देख रहे थे, यानी पूरे ब्राज़ील में आप देख पा रहे हैं। अब जो नगरों के दृष्टिकोण से ब्राज़ील में जनसंख्या है, यहाँ पे आप देखने का प्रयास करेंगे। ब्राज़ील नगरीय जनसंख्या का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 1960 से आप देख सकते हैं 2010 तक। तो ध्यान रखिए बच्चों, भारत में जो जनगणना होती है आपको याद होगा, जैसे यस 2001 की बात करें, 2011 की बात करें, यस इस दृष्टिकोण से। और बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे ब्राज़ील में 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में, 2000 में, 2010 में, राइट, इस प्रकार से जनगणना वहाँ पे होती है। तो यहाँ पर जो प्रतिशत दिया हुआ है 1960 में आप देखिए 47.1%, जिस बच्चों, और ध्यान से देखिए 1970 में ये बढ़कर 56%, फिर 66%, फिर 1990 में 74.6%, 2000 में 81.5%, 2010 में 84.6%। तो बच्चों ब्राज़ील में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है भारत से वो कहीं अधिक है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अगर पूछा दिए गए आंकड़ों में कितना कालांतर है, कालांतर का मतलब ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। यस, तो कालांतर का मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1960 दिया है, 1970 दिया है, तो ये जो इंटरवल है, जो अंतर है, कितने वर्षों का है, 10 वर्षों का है। फिर यहाँ 70 से 80 देखिए 10 वर्षों का। यस, तो ये कितने वर्षों का है, 10 वर्षों का है। ये आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। तो केवल आप 10 नहीं, 10 वर्षों का ऐसा लिखना है पूरा। किस कालखंड में नगरीकरण अधिक गति से हुआ है, राइट। तो आप ध्यान से देखेंगे यस बच्चों, तो 1960 से 1970 के दशक में आप देखिए, 1960 से 1970 के दशक में 47% 1960 में था और 56.8% जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आपको हम एक आलेख दिखाएंगे जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे। यस, तो इस आलेख का विश्लेषण करते हुए 5 वाक्य लिखना है। तो जरा ध्यान से देखिए यस बच्चों, अगर इसको आलेख पर आपको प्रदर्शित करना है तो किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो स्केल है 1 सेंटीमीटर बराबर 10% अर्बन पॉपुलेशन, यानी जो नगरीय जनसंख्या वो दिखाई दे गई है। यस, यहाँ पर आप देखिए जो
एक्स एक्सिस पर देखिए 1960 1970 ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ब्राज़ील परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ये परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। यस, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ है? प्रतिशत दिया हुआ है। और एक्स पर क्या दिया हुआ है? वो सिंडिकेट दिए हुए हैं, 1960 1970 ये जो दशक है दिया हुआ है। ये जो आप आलेख देख पा रहे हैं बच्चों, ये आलेख किस पर आधारित है? ये इसी पर आधारित है, राइट। अब 1960 में देखिए 47.1%, तो 1960 यहाँ पर आप देखिए 1960 में ये आप देखिए 47.1, यहाँ पर देखिए 40 है, ये 45 है और ये 47.1, राइट। यानी यहाँ से शुरू हुआ है, अगर हम आपको पॉइंट आउट करें यहाँ से शुरू हो रहा है। यस, 1960 1970 देखिए, फिर आप यहाँ पर अब देखिए 1970। यस, तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, यस 56.8 यहाँ आप समझते। फिर 1980 देखिए यहाँ कितना 66%। फिर 1990 देखिए 74.6%। फिर 2000 देखिए सन 2000 में 81.5 यहाँ पर दिया हुआ है। और 2010 में देखिए 84.6, राइट। तो क्या पूछा था यहाँ पर, किस कालखंड में नगरीकरण अधिक गति से हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1960 से 1970 के बीच का ये जो दशक है, यहाँ पर नगरीकरण सबसे अधिक हुआ है। यस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों अगर हम यूं कहें कि करीब ये वृद्धि अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक वृद्धि 1960 से 70 के बीच में करीब 9.7%, 9.7% की वृद्धि हुई है। तो तुलनात्मक रूप में ये वृद्धि 1960-70 के बीच में सबसे अधिक है। अगर सबसे कम वृद्धि की अगर बात करें, सबसे कम वृद्धि देखेंगे 2000 से 2010 के बीच में की वृद्धि देखेंगे। 2000 से 2010 के बीच में 81.5 और 84.6 ये वृद्धि बच्चों आप देखेंगे केवल, यस 3.1, यानी ये वृद्धि काफ़ी कम है। तो या दृष्टिकोण से देख सकते हैं सबसे कम, ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें सबसे कम। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो बच्चों आप आसानी से लिख सकते हैं। यूँ कहें कि अगर पूछता है कि बच्चों इस संदर्भ में विश्लेषण करने के लिए अगर कहा जाए तो आप इस तरह से इसका विश्लेषण करना है कि सबसे अगर किन डिकेड में, किन दशकों में जो है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक हुआ है, इस किन डिकेड में कम हुआ है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको वाक्य जो है बना करके लिखने हैं, विश्लेषण करके बताना है, ठीक है। और सामने आप देख सकते हैं अगर हम ब्राज़ील की नगरीय जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर दी गई है। यस, परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं। यस, जैसो कि जो अगर आप देखेंगे तो डार्क जो है यस 91 से 100, 91 to 100, राइट। तो जहाँ पर आपको बहुत अधिक घना दिखाई दे रहा है, जैसे आप साओ पालो की बात करें यस, या गोयास की बात करें, जैसे आप देख सकते हैं ब्राज़ीलिया की बात करें, यस ऐसे क्षेत्रों में आप देखिए जहाँ पर आपको रियो डी जेनेरो की बात करें, जहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपको उच्च स्तर पर दिखाई दे रहा है। यस, आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, नीचे आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये उपग्रह द्वारा, ये सैटेलाइट से लिए हुए चित्र है, जरा ध्यान से देखिए। और भू आकृति के संदर्भ में अधिवासों का वर्णन करना है। तो आपको बताना है कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जिस बच्चों इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो भू आकृति के संदर्भ में अधिवासों की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रचना का विचार करके बताइए कि इन अधिवासों का स्थान कहाँ होगा। यस, तो इन अधिवासों का कहाँ आपको स्थान दिखाई दे रहा है? यस बच्चों, आप देख सकते हैं इन अधिवासों का स्थान पर्वतीय क्षेत्र पर है। यस, अगर हम अधिवासों की बात करें, ये जो अधिवास, जो सेटलमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ पे हैं? ये पर्वतीय क्षेत्र पे हैं। यस, ये आपको ध्यान रखना है। आगे पूछ रहा है उनके प्रतिरूप की बात कर रहा है, यानी इनमें कौन सा प्रतिरूप है। तो प्रतिरूप आप क्या देखेंगे बच्चों? यस, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो आपको अधिवास दिखाई दे रहे हैं वो किस तरह के प्रतिरूप है? ये बिखरे हुए, स्कैटर्ड सेटलमेंट जिसे कहा जाता है, इस तरह के बिखरे हुए जो
अधिवास के प्रतिरूप होते हैं, ये उदाहरण आप उनका देख रहे हैं। राइट बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये उनके प्रतिरूप की बात हमने देख ली, तथा भविष्य में विस्तार की दिशा की सीमा ढूंढिए। इस तरह से अगर कहा गया तो बच्चों ध्यान रखिए कि भविष्य में मनुष्य कहाँ अधिक रहना पसंद करता है, जहाँ उसे तमाम प्रकार की सुविधाएं मिले। और इसीलिए अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, तो अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयाँ दिखाई दे रही। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, विकासशील देशों में ब्राज़ील में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। इस देश में नगरीकरण की प्रक्रिया विलक्षण है। ब्राज़ील में करीब 86 यानी 86% जनसंख्या शहरी भागों में रहती है। राइट, ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ब्राज़ील में करीब 86%, ध्यान रखिए 86% जो जनसंख्या है वो शहरी भागों में रहती है। 1960 से 2000 यानी सन 2000 तक इन 4 दशकों की अगर बात करें, इस 4 दशकों में नगरीकरण की गति अधिक थी, किंतु उसके बाद ब्राज़ील में नगरीकरण की गति धीमी पड़ गई है। ब्राज़ील में मुख्यतः दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में साओ पालो महानगर और औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील में जो मुख्यतः दक्षिणी हिस्से की अगर बात करें, ये जो साउथ अर्थात दक्षिणी हिस्सा है, ये आप देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं साओ पालो जो महानगर है औद्योगिक प्रदेश, ये विस्तृत अगर नगरीकरण की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आपको नगरीय जनसंख्या देखने को मिल रही है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील में नगरीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक किस ओर है, तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? मुख्यतः दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील में नगरीय जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ पर है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, जिससे आप उत्तर इसका आसानी से दे सकें। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे चलें। देश के केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि एवं अधिवासों का संकेंद्रण ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति को प्रोत्साहन दिया है। राइट, चूंकि जनसंख्या का संकेंद्रण इस ओर अधिक दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये सरकार ने यहाँ पर पश्चिम की ओर चलो, अर्थात यहाँ यानी पश्चिम की ओर का मतलब इन तमाम क्षेत्रों की ओर चलने की बात, अर्थात यहाँ पर पश्चिम की ओर जहाँ पर जनसंख्या कम है, इन जनसंख्या यानी इधर पश्चिम की ओर चलने की बात कही जा रही है। तो ध्यान रखना है, इनमें से कुछ चुनिंदा भागों में होने वाला नगरीकरण कम होगा और जनसंख्या का विकेंद्रीकरण होगा। तो बच्चों पश्चिम की ओर चलो, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बच्चों जनसंख्या के दृष्टिकोण से जिन शहरों में जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत अधिक है, वहाँ पर नागरिक सुविधाओं की तमाम प्रकार की समस्या हो जाती है। इसीलिए पश्चिम की ओर चलो इस नीति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसीलिए जनसंख्या के विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। जनसंख्या का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है और इससे देश में स्थित जनसंख्या के जो वितरण में है वो असमानता कम हो जाएगी। एक तरफ जनसंख्या किसी क्षेत्र में बहुत अधिक है और कहीं पर बिल्कुल वीरान सा पड़ा हुआ है, तो ऐसे में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ब्राज़ील की नगरीय जनसंख्या से संबंधित बिंदुओं पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सर्वाधिक नगरीकरण किन राज्यों में हुआ है? राइट, अगर राज्यों की बात पूछता है कि सर्वाधिक नगरीकरण प्रश्न है किन राज्यों में हुआ है, तो आप देख सकते हैं साओ पालो की बात करें तो आप देख सकते हैं साओ पालो, इसके बाद आप रियो डी जेनेरो, राइट, और गोइयास से देख सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में जो है जनसंख्या आपको अधिक दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है किन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है? राइट, तो अगर किन नगरों में जनसंख्या कम हुआ है तो इसे आप देख सकते हैं। अगर पारा की बात करें, मारानो की बात करें, या पियावी की बात करें, तो इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगरीकरण यहाँ पे कम हुआ है। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों मानचित्र देखने पर हमें ये ध्यान में आता है कि ब्राज़ील के नगरीकरण
आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक हुआ है। यस, उत्तर की ओर स्थित राज्यों की अपेक्षा साओ पालो, गोयास, रियो डी जेनेरो राज्यों में नगरीय जनसंख्या अधिक है, जिसकी हम बात करें। एक बार हम आपको फिर पॉइंट आउट कराएं। ये साओ पालो की बात करें, गोयास की बात करें, रियो डी जेनेरो की बात करें, इन राज्यों में जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या है, उसका संकेंद्रण अधिक हुआ है। इस ब्राजील की उच्च भूमि प्रदेश एवं अमेजन के मैदान में जनसंख्या कम होने से नगरीकरण भी कम हुआ है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। इस प्रदेश में मैनोस नामक बंदरगाह नीग्रो एवं अमेजन नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए यहाँ नगरीकरण अधिक हुआ है। तो इस प्रकार की सुविधाएं जहाँ उपलब्ध हैं, इस अगर हम मैनोस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस मैनोस की हम बात कर रहे हैं, इस मैनोस नामक बंदरगाह नीग्रो एवं अमेजन नदियों के संगम पर स्थित है और इसीलिए यहाँ पर नगरीकरण अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम अभ्यास करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर कथन आएगा, आप ध्यान से देखिए कथन ये सत्य है या असत्य है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण 31.2% था। विकसित देशों की तुलना में यह बहुत कम है। क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। तो चलिए बच्चों, अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला कथन ध्यान से देखिए, गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, इसकी चर्चा हमने की थी। इस बच्चों आपको याद होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और अगला कथन ध्यान से देखिए, ब्राजील में करीब 86% जनसंख्या शहरी भागों में रहती है। 86%। ब्राजील में करीब 86% जनसंख्या शहरी भागों में रहती है, नगरों में रहती है। क्या कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, एक कथन और ले लेते हैं। ब्राजील में मुख्यतः उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भागों में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक है। याद कीजिए, क्या कहा जा रहा है? ब्राजील में मुख्यतः उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भागों में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक है। याद कीजिए, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो बच्चों यस, ये कथन असत्य है। इस बच्चों याद कीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है ब्राजील में मुख्यतः उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग। तो बच्चों वो ब्राजील का जो उत्तरी हिस्सा है, ये अगर उत्तरी हिस्से की बात करें और पूर्वी किसी हिस्से की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो क्या यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है? नहीं, असत्य है, यानी गलत है। तो सत्य कथन करके लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, ब्राजील में मुख्यतः दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक है। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक है। इस तरह से उत्तर आपको सही करके लिखना है। ओके बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपको अभ्यास करना है और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बच्चों हम उम्मीद करते हैं इस पाठ को आपने यहाँ तक अच्छी तरह समझ लिया। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।